नमस्ते। आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। थोड़ी सी देरी से मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन पुख्ता वीडियो बनाता हूँ। आपको भी पता होगा कि जल्दीबाजी करना कोई अच्छी बात नहीं होती है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ पूरी तरह से सच्चाई और बढ़िया से सोच समझ कर एनालिसिस कर कर ही बताता हूँ और बनाता हूँ। तो 3 तारीख के डेट में आप सबके व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज पहुँच गया होगा कि शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश आया है स्थानांतरण के लेकर। जैसे कि आप सब पता है, इस लेटर को पढ़ लिए हैं, लेकिन मैं इस लेटर को पढ़ूंगा भी और बताऊंगा भी कि क्या कैसे स्थानांतरण होना है और क्या नहीं होना है। सबसे पहले हम शुरू से पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है और क्या क्या मैंने एनालिसिस किया है जो आपको भी जानना चाहिए। सभी चीज़ मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। देखिए, यह यहाँ तक तो आप सब लोग जानते हैं, यहाँ तक कोई पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। मेन बात यहाँ से है कि निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों के अभ्यावेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए हैं। समीक्षा उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि मार्गदर्शिका की कनिका 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार प्राप्त अभ्यावेदनों का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से निम्नवत किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग बोल रहे थे कि स्कूटनी हो गई है, हो गई। देखिए, स्कूटनी कुछ नहीं हुई है। कल से स्कूटनी स्टार्ट होगा। जी हाँ, कल से स्टार्ट होगा। उसके बाद आइए, जो 5 श्रेणियां बनाई गई है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। सबसे पहला ट्रांसफर होगा प्रथम चरण वाले शिक्षकों का। प्रथम चरण में भी सबसे पहले होगा कैंसर के मरीज वाले को, उसके बाद किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग हैं उन शिक्षकों को, उसके बाद दिव्यांगता से जो नियुक्त शिक्षक हैं वो, या सेल्फ दिव्यांगता में आवेदन किए हैं उनका। 4 नंबर में होगा मानसिक दिव्यांगता, 5 नंबर में होगा विधवा एवं परित्याग। उसके बाद सेकेंड चरण में आप पति पत्नी, तृतीय चरण में ऐच्छिक स्थानांतरण वर्तमान दूरी के कारण शिक्षिका से प्राप्त अभ्यावेदन महिला कह सकते हैं आप, और चतुर्थ में होगा पुरुष के दूरी के आधार पर। तो यह लाइन बाई लाइन से होगा। कहने का मतलब है कि 4 चरण है, लेकिन एक चरण में 5 बिंदु है और द्वितीय तृतीय चतुर्थ चरण में एक एक बिंदु है। तो इसमें कितने फॉर्म गिरे हैं पहले इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है? तब जाके इसको समझने में मजा आएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी मात्रा में जो है फॉर्म आए हैं, देख सकते हैं। देखिए, 1 नंबर के जो पहला चरण था ना, पहला चरण, उसमें 5 बिंदु थे। कितने बिंदु थे? 5 बिंदु है। सबसे पहले बिंदु था जो है सो कैंसर के मरीजों को, तो उसका मात्र 760 फॉर्म ही गिरे हैं। कितना? 760। उसके बाद क्रिटिकल इलनेस का, हृदय रोग ऐसे था, उसका 2500। उसके बाद सिर्फ दिव्यांग का 5500। उसके बाद ऑटिज्म का 1553। उसके बाद विडो एंड डाइवोर्स टीचर का 1338। बेस ऑन हस्बैंड वाइफ का 16,356। और जो है सो डिस्टेंस के आधार पर तो 1,62,000। तो यह आप देख लिए। अब चलते हैं उस पीडीएफ पर। अब देखिए, इसके नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर बोला गया है कि प्रथम चरण में अंकित श्रेणियों के लिए क्रमानुसार 1 बाई 1 बारी बारी से विचार किया जाएगा। यानी जो मैं पहले बता रखा हूँ आपको कि प्रथम चरण में 5 बिंदु है, तो पांचों बिंदु में बाई बाई से होगा। पहले पहला का चरण होगा, पहले दूसरा का अलॉट होगा, तीसरा का, फिर चौथा नंबर का, फिर 5वीं नंबर का अलॉट होगा। इस तरह से कतार बाई कतार 1 बाई 1 होगा। जो पहली चरण का पांचों लोगों का अलॉट हो जाएगा, तब सेकेंड द्वितीय चरण का अलॉट किया जाएगा, फिर तृतीय चरण का, फिर चतुर्थ चरण का। इस तरह से बताया गया है। उसके बाद नीचे आइएगा सेकेंड पेज पर, तो सेकेंड पेज पर यह बताया गया है कि आवेदन की स्क्रूटनी हेतु 16 पदाधिकारियों का जो है सो टीम बनाया गया है। कितने? 16 पदाधिकारी का टीम बनाया गया है। यह 16 पदाधिकारी का टीम जो है सभी प्राथमिक शिक्षा विभाग से भी है, माध्यमिक शिक्षा विभाग से भी है और उच्च शिक्षा विभाग से भी लेकर बनाया गया है। तो जिन विभाग का जो लेटर होगा, जिन विभाग का जो आवेदन गया होगा, वो विभाग के लोग अपना अपना जो है सो उसको देखेंगे, स्क्रूटनी करेंगे। अब आइए नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर लिखा होगा कि प्रतिनियुक्त पदाधिकारी प्रत्येक आवेदन की स्वयं स्क्रूटनी करेंगे। यानी जो नियुक्त हुए हैं ना, वह किसी भी डाटा ऑपरेशन, किसी अदर पर्सन से राय मशवरा या हेल्प भी नहीं ले सकते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और संलग्न चेक लिस्ट भरकर हस्ताक्षरित कर उसे अभ्यावेदन के साथ टैग कर देंगे। यानी जो आप आवेदन
ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हैं, आप अपना पाना पर जो अभ्यावेदन लिखे हैं यानी आवेदन लिखे हैं एप्लीकेशन, उसके साथ एक चेकलिस्ट बनाया गया है। उस चेकलिस्ट को भरकर सिग्नेचर करके उसके साथ संलग्न करना है यानी अटैच कर देना है। स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्य में प्रतिनियुक्त प्राधिकारी किसी भी परिस्थिति में अपने अधीनस्थ शाखा प्रशाखा प्राधिकारी, सहायक प्रशाखा प्राधिकारी अथवा डाटा एंट्री का सहयोग नहीं लेंगे। स्क्रूटनी उपलब्ध कागजात के आधार पर ही किया जाएगा एवं आवेदक से संपर्क नहीं करेंगे। देखिए, ऐसे फर्जी खबर भी आता रहता है कि इतना पैसे दे दीजिए आपका स्थानांतरण कर देंगे। इससे बचने के लिए यह बहुत पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है कि ना थर्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व होगा और ना ये सब फर्जी वाला कुछ होगा, इसलिए यह सब चीज़ किया जा रहा है। स्क्रूटनी के बाद सभी अभ्यावेदन को चेकलिस्ट सहित सील बंद लिफाफे में बंद निर्देशक प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी जो भी स्क्रूटनी हो जाएगा बारी बारी से, उसको मैं चेकलिस्ट भर कर साइन मोहर कर कर बंद लिफाफे में निर्देशक प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराए, उनके कैमरा में उनके जो ऑफिस है उसमें रखा जाएगा, दिया जाएगा उनको। प्राप्त चेकलिस्ट के अनुसार इस शिक्षा कोष में आवश्यक प्रविष्टि की जाएगी। प्रविष्टि का मतलब समझिए, आवश्यक जो भी जरूरत होगा उसे उसमें डाला जाएगा, सुधारा जाएगा, उसके अनुरूप बनाया जाएगा। तदुपरांत विभाग के स्तर से श्रेणी क्रमानुसार इस शिक्षा कोष के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार स्थानांतरण पदस्थापना की कार्रवाई की जाएगी एवं आदेश निर्गत किया जाएगा। ये बात समझ लीजिए। संबंधित शिक्षक अपना स्थानांतरण पदस्थापना आदेश इस शिक्षा कोष पोर्टल से अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, अगर स्थानांतरण के लिए आवेदन दिए हैं तो आदेश संबंधित शिक्षक अपना स्थानांतरण पदस्थापन आदेश इस शिक्षा कोष पोर्टल से अपने लॉगिन आईडी से पासवर्ड से डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यावेदन पर अघटन की स्थिति यानी अपडेट की स्थिति स्थानांतरण पदस्थापना आदेश केवल इस शिक्षा कोष में ही उपलब्ध रहेंगे। अन्य माध्यमों जैसे SMS टेलीफोन से कोई जानकारी नहीं भेजी जाएगी। यह स्पष्ट हो गया। जो ग्रुप में आता था कि मैसेज आ रहा है यू फलाना ठिकाना, ये सब बंद हो गया। अब सिर्फ जो भी होगा इस शिक्षा कोष पर आप अपना ID और पासवर्ड डालिएगा, जो भी खबर होगा वह आपके एक शिक्षा कोष में ही डाल दिया जाएगा। वहीं से A to Z काम आप देख सकते हैं। अब मोबाइल पर मैसेज कॉल पर जो भी आएगा वो समझिए फर्जी है, लोग आपसे ठगने के कगार पर है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चेकलिस्ट का बात किया गया है। चेकलिस्ट क्या है देखिए, इस PDF में नीचे आइएगा तो यही चेकलिस्ट है। अब चेकलिस्ट को समझा जाए, देखिए गया चेकलिस्ट क्या है। देखिए, इस PDF में नीचे आइएगा तो यही चेकलिस्ट है। अब चेकलिस्ट को समझा जाए, देखिए चेकलिस्ट है, यहाँ आपका नाम लिखा जाएगा, शिक्षक का नाम, शिक्षक ID यानी टीचर ID, मतव्य, मतब का मतलब होता है कि जो पदाधिकारी आपका चेक करेंगे अभ्यावेदन, वह यह बताएंगे कि आपको देना चाहिए पदस्थापना या नहीं देनी चाहिए। उसके बाद आवेदक के द्वारा समर्पित तथा उनके आवेदन श्रेणी के अनुरूप है या नहीं। आप जो आवेदन दिए हैं वह आप जो आवेदन जिस श्रेणी में आप आवेदन किए हैं उसके अनुरूप आप हैं या नहीं है। आवेदक के द्वारा समर्पित तथा उनके आवेदन श्रेणी के अनुरूप नहीं है, सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है। मान लीजिए कि आप गलत श्रेणी चुन लिए हैं, जो अभ्यावेदन लिखे हैं वो दोनों मैच नहीं कर रहा है और आपका स्थानांतरण होनी चाहिए, ज़रूरत है, तो इसमें आपको लिखा जाएगा कि सहानुभूति पर विचार के लिए आप हैं, यानी हाँ लिखा जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ होगा तो हाँ लिखा जाएगा, या नहीं होगा तो नहीं लिखा जाएगा। यहाँ भी अगर यहाँ नहीं होगा, अगर यहाँ नहीं लिखा गया, अगर नहीं लिखा गया यहाँ, अगर आपको स्थानांतरण करना जरूरी है तो यहाँ हाँ होगा और यहाँ नहीं होगा। आवेदन को दूरी के आधार पर, अगर दूरी के आधार पर किया जाता है तो यहाँ हाँ लिखा जाएगा। अगर दूरी पर नहीं है, आप दिव्यांग हैं या कुछ भी हैं, तो यहाँ ना लिखा जाएगा, ना। और स्क्रूटी करने वाले पदाधिकारी का यहाँ दस्तखत होगा, साइन मोहर होगा, यहाँ उनका नाम पदनाम होगा। ठीक है, यही जो है सो स्क्रूटनी चेकलिस्ट है। इसी चेकलिस्ट को आपके आवेदन जो किए हैं उसके साथ लगाना है और सीलबंद लिफाफे में ऑफिस में जमा कर देना है। अब बात आती है कि सब करने में कितनी टाइम लगेगी, क्या अधिक टाइम लग सकता है या कम टाइम लग सकता है। 25 को ही हो रहा था, 30 को ही हो रहा था, लेकिन देख लिए कितना लेट हो गया। ठीक है, तो देखिए यह चेकलिस्ट आप समझ लीजिए, चेकलिस्ट बनाने में कोई ज़्यादा टाइम का काम नहीं है, 4-5 लाइन ही लिखना है। उसके बाद आपका अभ्यावेदन पढ़ना है, समझना है, या चेकलिस्ट को भर देना है। मात्र एक आवेदन में मुझे लगेगा 5 से 10 मिनट में यह काम हो जाएगा, चेकलिस्ट बन जाएगा, आपका अभ्यावेदन भी तैयार हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अभ्यावेदन कैसे निकलेगा, तो अभ्यावेदन निकालने के लिए जो है, अभ्यावेदन निकालने के लिए प्रिंट किया जाता है। तो आपका बारी बारी से प्रिंट होगा। पहले पहला चरण का देख लेते हैं। पहला चरण में
पहला चरण में 9,000 फॉर्म गिरे हैं, तो 9,000 में 9,000 फॉर्म को 16 आदमी में बांट दीजिए, 16 आदमी में बांट दीजिए, और एक आदमी 100 आवेदन को स्क्रूटनी कर सकता है। कितना? 100। तो इसमें मान लीजिए पहला चरण में मुझे लगता है 10 दिन, अधिक से अधिक 10 दिन में सब कुछ हो जाना चाहिए, सब कुछ हो जानी चाहिए 10 दिन में। उसके बाद दूसरा चरण लगेगा। दूसरा चरण में कितना दिन लगना चाहिए? तो इसमें कुछ संख्या ज़्यादा है, तो इसमें भी मुझे लगता है कि 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए, चलिए बताते। तो यहाँ देखिए जो फॉर्म है शिक्षा विभाग की दिया, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1300, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक, ये पहला चरण में समाप्त हो जाएगा, पहला चरण में समाप्त हो जाएगा। इसमें लगभग 10 दिन टाइम लगेगा सब कुछ करने में। स्कूट्री भी हो जाएगी, आपका स्कूल अलॉट भी हो जाएगा 10 दिन। यानी आज 3 तारीख है और 4 तारीख से यह काम स्टार्ट होगा, तो 4 को काम होगा, शनिवार को तो काम होता ही नहीं है, शनिवार रविवार को छुट्टी रहता है। तो सोमवार मान लेते हैं एक दिन, यानी एक सप्ताह में 5 दिन सचिवालय चलता है, तो 5 दिन में यह काम हो जाएगा। अगर नेक्स्ट 2 सप्ताह 5 दिन में यह काम समाप्त हो जाएगा और अगली सप्ताह से आपका स्कूल अलॉटमेंट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, स्कूल आवंटन दूसरे पदाधिकारी करेंगे, दूसरे लोग करेगा, तो इनको सिर्फ काम है स्क्रूटनी करना, चेकलिस्ट भरना, दे देना। तो यानी एक सप्ताह यह लगेगा और दूसरी सप्ताह पेमेंट वाला 16,000 है, तो मुझे लगता है 16,000 में भी 5 दिन से 6 दिन लगना चाहिए। तो यह दूसरी सप्ताह में यह स्टार्ट होगा, तो तीसरी सप्ताह में इनका स्कूल आवंटन होगा। ठीक है, और यह जो सबसे नीचे देख रहे हैं 1,62,000 में, इसमें टाइम लग सकता है। तो इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि इसका कब होगा कब नहीं होगा, इसका कुछ सूचना आएगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन पहला चरण और तीसरा चरण और चौथा चरण में थोड़ा टाइम लग सकता है, तीसरा चरण और चौथा चरण में टाइम लग सकता है, लेकिन पहला दूसरा चरण में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। 10 से 15 दिन में यह काम आपका हो जानी चाहिए, 10 से 15 दिन में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।